हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो पहला डाउट लेकर के हमारे पास आए हैं आप कि सर अगर एक गैल्वेनोमीटर की कुंडली में जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम है, प्रतिरोध 50 ओम है और उसमें जो है मुख्य धारा का 10वां भाग का हमको गैल्वेनोमीटर बनाना है, तो बताइए कितने का शंट लगाना पड़ेगा। शंट इक्वल टू G/n-1 होता है, ये कल फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। तो G है 50, n-1 10-1 इक्वल टू कितना हो गया 9। पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया चैप्टर। हाँ भाई, दिग्दर्शिका कंप्लीट बेटा। चलिए आइए जल्दी से लिखिए परीक्षा अध्ययन कॉपी में बनाइए। वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। अच्छा, दिग्दर्शिका के न्यूमेरिकल पूरे हो गए ना? बहुत बढ़िया यार, ये देखो तुम लोगों ने न्यूमेरिकल कर लिया, मतलब तुम्हारा ब्रेन काम करना चलने लगा। न्यूमेरिकल अपने से कर लिया, एक भी नहीं पूछा, गजब की बात है। थीटा वीटा पहचानना आना लग गया, मतलब बस मेन उसमें थीटा पहचान लो, थीटा आने लग गया, बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, आपसे बन गया न्यूमेरिकल खुद। वेरी शॉर्ट का चौथा डाउट। हाँ भाई, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की चाल क्यों नहीं बदलती? बेटा इसका जवाब 11th क्लास के आंसर में छिपा हुआ है। आपने वृत्ति गति देखी है? वृत्ति गति पे वेग का परिमाण, वेग यहाँ पे होता है v सदिश, बोलो हाँ, क्योंकि दिशा तो है, मगर परिमाण कितना है? जब यहाँ आता है तो दिशा बदल जाती, मगर परिमाण क्या होता है? v। हाँ या ना? कारण वेग की दिशा और बल की दिशा के बीच का कोण कितना होगा? अभिकेंद्र बल लगता है। चुंबकीय बल में भी यही हाल होता है, याद होगा आपको। ये चुंबकीय क्षेत्र है दिशा, बोलो हाँ, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बोलो यस और नो। ये अपने वेग की दिशा, याद आया? इसके लंबवत लगता है क्या? अंगूठे की दिशा में क्या लगता है? बल। हाँ या ना? मतलब बल और वेग एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत। क्या होते हैं? और जब भी बल और वेग एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो वहां पर कण का चाल नियत रहती है। कण की चाल क्या होती है? जैसे यहाँ पर देखिए बल अंदर है और वेग यहाँ पे है, 90 डिग्री पे है, तो कण की चाल क्या रहेगी? नियत रहेगी। तो आंसर लिखिए। प्रश्न क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की चाल नहीं बदलती है। ठीक है बेटा, वेग बदलता है क्योंकि वेग सदिश होता है, मगर चाल नहीं बदलेगी। वेग बदलेगा इसका, यहाँ पर वेग की दिशा उत्तर है, यहाँ पर वेग की दिशा दक्षिण है, यहाँ बदल जाएगी वेग की दिशा अलग अलग जगहों पर। ठीक ना, यहाँ पश्चिम है ना, दक्षिण यहाँ पे होगी सटाक। हाँ तो वही तो वेग कैसी राशि? सदिश की अदिश। तो सदिश में कुछ भी बदल गया तो पूरा बदल गया, वो तो समझ में आ गया ना। मगर वेग का परिमाण क्या कहलाता है? चाल। चाल नहीं बदल रही है, चाल नहीं बदल रही। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? यस। तो लिखिए आंसर। क्योंकि आवेशित कण पर लगने वाला बल, लगने वाला चुंबकीय बल सदैव कण की दिशा के लंबवत कार्य करता है। जो आवेशित कण पर चुंबकीय बल लगता है वो हमेशा कण की दिशा के लंबवत कार्य करता है। ठीक है जी, ठीक है ना। आवेशित कण पर कार्य लगने वाला चुंबकीय बल सदैव कण की गति की दिशा के लंबवत कार्य करता है। ये बना लो, ये वेग की दिशा है, ये बल की दिशा है, और हमेशा ये कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तभी तो लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं यार अपन, याद करो। ये देखो, इसमें और इसमें कितने का कोण है? 90 डिग्री ना, इसीलिए। ठीक है, हो गया। चलो और बताओ। पांचवा, क्या समान आवृत्ति के साइक्लोट्रॉन द्वारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को त्वरित किया जा सकता है? अपने उत्तर का कारण लिखिए। समान आवृत्ति के साइक्लोट्रॉन द्वारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो भाई, आवृत्ति T = 2πm/qb, क्यों यही था? आवृत्ति बराबर हो गया QP/2πm। समझ में आया?
अब कह रहा आवृत्ति समान है, बोलो हाँ। अब ध्यान से देखो रिश्तेदारी आवृत्ति की द्रव्यमान के साथ, न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, हो ही नहीं सकती भैया। मेरे प्रोटॉन का मास कम होता है और ड्यूट्रॉन का मास क्या होता है, ज़्यादा। प्रोटॉन का मास कम होता है, ड्यूट्रॉन का मास ज़्यादा। प्रोटॉन होता है 1h1, बोलो हाँ, और प्रोटॉन जो बनता है 1h1 से बनता है, और ड्यूट्रॉन क्या होता है 1h2। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और ट्रिटियम। एक प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम और एक ट्रिटियम, समझ आया। तो प्रोटॉन का फॉर्मूला 1h1, ड्यूट्रॉन 1h2 और तीसरा क्या बनेगा 1h3। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अब कह रहा है इनसे जो आयन बन रहा है, इनसे बनने वाला आयन जो होता है वो प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन, कह रहा है कि तीनों के लिए क्या समान आवृत्ति हो सकती है, नहीं, क्योंकि इसका भार कितना है, ज़्यादा, इसका भार कितना है, ज़्यादा। तो भैया जिसका भार ज़्यादा होगा उसके लिए आवृत्ति क्या होगी, कम। लिख लो बेटा, भैया द्रव्यमान अलग अलग है ना, ठीक है ना। अगर इसका भार 2 गुना हो गया ड्यूट्रॉन का तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, आधी। क्या हो जाएगी, आधी। अरे 2 नीचे आ रहा है यार, तो आवृत्ति के प्रोपोर्शनल में 1/2 तो हो गया। चला दिमाग की नहीं चला, हाँ। अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान m है तो ड्यूट्रॉन का कितना होता है 2m, ड्यूट्रॉन का कितना होता है 2m। द्रव्यमान अलग अलग होता है बच्चों, हैं। समस्थानिक पढ़े होगा ना 10वीं क्लास में। समस्थानिक क्या होते हैं, अपरमाणु, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं। जैसे कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक कार्बन 12 और एक कार्बन 14। तो कार्बन दो, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, और इसका भी कितना है 6। तो कार्बन 12 हल्का है और कार्बन 14 भारी है। समझ में आया, क्लियर हो गया। चलो नोट करो, क्या समान आवृत्ति के साइक्लोट्रॉन द्वारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को त्वरित किया जा सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि जो साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति होती है पंडित जी, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति निर्भर करती है द्रव्यमान पर, और जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी आवृत्ति कम होगी। इसलिए न्यूट्रॉन को त्वरित करने के लिए आपको कम आवृत्ति का साइक्लोट्रॉन लगेगा और प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए आपको ज्यादा आवृत्ति का साइक्लोट्रॉन लगेगा। एक ही आवृत्ति पे दोनों को आप ऑपरेट नहीं कर सकते। आंसर लिखना चाहोगे कि समझ में आ गया, तो ठीक है फिर कोई बात नहीं। चलो और बताओ भाई, हाँ भाई ये देखो वेरी शॉर्ट आंसर देख लो पहले आप लोग। वेरी शॉर्ट आंसर खत्म हो गया, 6वां नंबर। इसके बाद आ जाओ शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर जल्दी से देख लो, कोई दिक्कत हो क्वेश्चन में तो। हो गया पूरे, बहुत अच्छे बेटा। देखो यार पढ़ना तो पड़ेगा घर में जाके। तुम सोचो बिना पढ़े हम क्लास में आ जाएं, सब डब्बा हो जाएगा। बिना पढ़े क्लास में आना मतलब आपकी घर की टाइम ख़राब कर दिया आपने। पढ़ना तो चाहिए ना, एक बार हो गई ये किताब तो फिर दोबारा नहीं खुलेगी। चलिए इसके बाद आ जाइए दीर्घसूत्री प्रश्न। अच्छा इसमें देखो मैंने एक क्वेश्चन करवाया नहीं था आपका, ये जो है शॉर्ट आंसर में, शॉर्ट आंसर में जो है एक क्वेश्चन लास्ट वाला, विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर लिखिए। देखिए विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर लिखिए। हाँ तो थ्योरी है, समझ में आ गया। एक बार पढ़ देता हूँ। विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आवेश बल का अनुभव करता है, उस बल को विद्युत बल कहते हैं। इसमें आवेश चुंबकीय बल के क्षेत्र की उपस्थिति में बल का अनुभव करता है, उसको चुंबकीय बल बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र गतिमान और स्थिर आवेश दोनों में लगता है, मगर चुंबकीय क्षेत्र केवल किस में लगता है, गतिमान में। स्थिर में कोई आवेश में लगता है। यह बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, मगर विद्युत बल आवेश के v के b के तीनों के अनुक्रमानुपाती होता है। यह क्षेत्र की दिशा या उसके विपरीत लगता है, और ये जो बल होता है वो वेग और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लगता है। हाँ तो पढ़ा हुआ है यार, सब तो बन रहा है, सब बन रहा है। चलो चलो यार, हाँ जी बेटा मैंने आपको बताया था कि वो लाइन जो है कई जगह उसमें चुंबकीय क्षेत्र लिखा है, कई जगह दोनों लिखा हुआ है ना। को गतिमान आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और कई जगह विद्युत क्षेत्र भी लिखा हुआ है। देखिए आवेश है तो विद्युत क्षेत्र तो होना चाहिए, लेकिन सर उसमें लिखा है जब धारावाही चालक में प्रवाहित होता है।
अगर आप बात कर रहे हो उसके अक्ष के अनुदिश धारावाही चालक की बात करेंगे आप, है ना। अगर आप सिंपल आवेश की बात कर लेंगे तब तो विद्युत क्षेत्र देगा वो। नहीं, मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ, राइट। इस मोमेंट पे मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ। इस पर अपन ने पहले भी बात की है कि गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करेगा, है ना। दोनों है ना, आंसर दोनों है ना, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, है ना। गतिमान दोनों भाई, मैं भी दोनों के साथ जाऊंगा, है ना। हाँ, ये लाइन ने मुझे खुद कंफ्यूज कर दिया, ये कहाँ से आ गया भाई कि एक ही क्षेत्र डेवलप करेगा। नहीं, विद्युत क्षेत्र तो रहेगा। हाँ, और बोलो, अगला बोलो, न्यूमेरिकल पे आ जाओ। अरे दीर्घसूत्री पे आ जाओ भाई साहब, दीर्घसूत्री सारे करा दिए, आ जाओ न्यूमेरिकल पे, आंकिक प्रश्न पे आ जाओ। पहला, दूसरा, चौथा, चलो ठीक है, पहला दूसरा चौथा कराते हैं। ठीक 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 ठीक, हाँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करेंगे, क्या कह रहा है, एक वृत्तीय चालक की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं पर एक सेल जोड़ दिया जाता है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। देखो बेटा, कोई भी लूप हो, कैसा भी लूप हो, अगर एक तरफ से धारा जा रही है और दूसरे तरफ से धारा आ रही है, आंख मूंद करके आंसर 0। ठीक है जी, आंख मूंद करके आंसर क्या हो गया, 0। कैसे? अरे सुनो, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये देखो जी, ये धारा गई, ये धारा आई, इधर पे ये वाली धारा कुछ गई I1, I का हिस्सा I1, और यहाँ पर क्या गई I2, हाँ या ना। देखो फर्क महसूस करना, धारा एक ही दिशा में नहीं है, अलग अलग दिशा में है। ये वाली धारा जो है कैसी है, क्लॉकवाइज, और ये वाली कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों धारा की दिशाएं अलग अलग हैं। तो एक का चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर अंदर की ओर बनेगा और एक का कैसा बनेगा, बाहर की ओर। अब सवाल ये है कि दोनों पे बराबर बनेगा कि नहीं बनेगा, दोनों पे बराबर बनेगा या नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं। तो अब तो माना अभी अपने बैटरी लगा रखी है, चलो कोई दिक्कत ना है, ये बैटरी लगा दी अपने, प्लस माइनस जोड़ दी, प्लग लगा दो, स्विच लगा दो, जो लगाना हो लगा दो, बैटरी लगा दी, सेल लगा दिया। माना वृत्ताकार कुंडली के दो भाग, एक है ए सी बी, ये वाला पार्ट ले लो ए, और ये वाला पॉइंट क्या ले लो बी, और एक ये ऊपर इसके पॉइंट ले लो जिससे अपन को समझ में आए। एक बड़ा वाला भाग है ए सी बी और एक छोटा वाला भाग है ए डी बी। बड़ा वाला भाग ए सी बी और छोटा वाला भाग क्या है, ए डी बी है ना। लंबाई इनकी क्या मान लो इसकी लंबाई ए सी बी की लंबाई, बाहर वाले की मान लो L1 और अंदर वाले की क्या मान लो L2। इनकी लंबाई है, ये इनकी लंबाई है L1 और L2, ठीक है ना। तो भैया अपन को पता है कि इसकी लंबाई जो है और लंबाई है तो इसका प्रतिरोध भी होता है। हमारे पास प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ठीक ना, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। मान लो बच्चों एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है, एकांक लंबाई का प्रतिरोध, ये चीज लिखनी पड़ेगी। एकांक लंबाई का प्रतिरोध के मान लो, क्या मान लो, के मान लो, रो मत मानो, नहीं तो तुम कहोगे सर रो तो वो होता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो के मान लिया एकांक लंबाई का प्रतिरोध, तो L1 लंबाई का प्रतिरोध R1 बराबर के L1 हो जाएगा, नहीं होगा बताओ। R1 बराबर कितना, L1 लंबाई का प्रतिरोध। अच्छा एरिया दोनों के सेम है, एरिया दोनों के, तो पक्षपात की कोई बात ही नहीं रह गई। बोलोगे क्यों सर आप ये एल पे ही क्यों खेल रहे हो केवल, तो R इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए। बोलो हाँ, रो भी सेम है और ए भी सेम है, हाँ या ना। रो मतलब पदार्थ की प्रकृति भी सेम है और ए मतलब क्षेत्रफल भी सेम है। मैंने जिम्मेदारी किसको दे दी, एल को बदलने की, तो रो अपॉन ए मैंने ले लिया के, मतलब R बराबर के एल। बोलो हाँ। तो जब पहली लंबाई L1 है तो R1 बराबर क्या बन गया, और जब दूसरी लंबाई L2 है तो R बराबर क्या बन गया, क्योंकि भैया रो और ए बदलने से रहा। अब आया समझ में, फीलिंग पकड़ पाए। तो क्या बदलेगा, जब तुमने एक तार घुमा करके यूनिफॉर्मली जोड़ दिया तो क्यों बदलेगा क्षेत्रफल। तार का क्षेत्रफल मतलब तार एक जगह मोटा एक जगह पतला, ऐसा बोला है क्या क्वेश्चन ने, नहीं बोला।
समझ गए ना? तो क्यों करें ऐसा अपन? हाँ भैया बोलो। R2 बराबर कितना? KL2। ऊपर का हाँ L1 लंबाई का, L1 लंबाई का प्रतिरोध कितना? KL1। L2 लंबाई का प्रतिरोध कितना? एग्री? चलो, तो दोनों के प्रतिरोध जो हैं वो हमने KL1 और KL2 निकाल लिए। अब देख बेटा, ये बताओ A और B के अक्रॉस ये जो है, ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध क्या माना जाएगा? समांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में है? बिल्कुल सही। मतलब एक तरीके से हाल ही हो रहे, ऊपर R1 जुड़ा है, नीचे क्या जुड़ा है? R2, क्योंकि ये वाला प्रोड्यूस करेगा R1 और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? तो R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए, और आपको पता है कि समांतर क्रम में जो वोल्टेज होता है दोनों सिरों पर विभवांतर बराबर होता है। मतलब जितना वोल्टेज ये खाएगा उतना वोल्टेज ये खाएगा। मतलब V1 बराबर कितना? V1 इसके ऊपर का वोल्टेज और V2 इसके ऊपर का वोल्टेज। V बराबर होता है IR। V बराबर, बोलो ऊपर वाले में धारा कितनी जा रही है और रेजिस्टेंस कितना है? R1 की जगह मैं KL1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अच्छा, नीचे वाले में धारा कितनी जा रही है? I2 और रेजिस्टेंस कितना है? KL2। बोलो जी, आ गया समझ में? K से K क्या हो गया? पहले मजे हो गए जिंदगी के। I1 L1 बराबर I2 L2। आई बात समझ में? I1 L1 इक्वल टू I2 L2। ठीक है, अब देखिए, अब हम निकालते हैं यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। I1 L1 इक्वल्स टू I2 L2 तो आ चुका है। अब हम निकालेंगे इन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको अपन बायोट-सेवर्ट लॉ के अनुसार निकालें या लाप्लास के लॉ के अनुसार निकालें? एक नई चीज आपको बतानी पड़ रही है यहाँ पे। चलिए देखिए, तो लाप्लास के नियम को अपन किनारे करते हैं, लाप्लास के नियम की बात नहीं करते हैं, अपन करते हैं जो अपन पढ़ के आए हैं बायोट-सेवर्ट का नियम, उसके हिसाब से बात करते हैं। बोलो, याद आया? अब अगर इस लूप की बात की जाए बच्चों, तो आपको याद होगा मैंने पूर्ण वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। B बराबर कितना? बोलो, म्यू नॉट I अपॉन कितना? 2R। 2 पाई नहीं था बेटा, म्यू नॉट I अपॉन 2R था। याद आया? यही है ना? यकीन ना हो तो देख लो भाई, ओपन करके कॉपी वॉपी। चलो ठीक है, अच्छी बात है बेटा। ये जो तीव्रता निकली थी, ये पूरे वृत्त के कारण निकली थी कि आधे के कारण निकली थी? तो पूरे वृत्त के कारण जो कोण अंतरित होता है केंद्र पर, वो कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। यस और नो? तो पूरे वृत्त के कारण 360 डिग्री होता है। 360 को रेडियन में बोलते हैं 2 पाई। क्या बोलते हैं? तो 2 पाई रेडियन कोण बनाने पर जो तीव्रता आ रही है वो आ रही है म्यू नॉट I अपॉन कितना? 2R। ठीक है जी बेटा, म्यू नॉट I अपॉन 2R। तो एक रेडियन कोण के लिए जो तीव्रता आएगी, एक रेडियन कोण के लिए जो तीव्रता आएगी वो कितनी आ जाएगी? बोलो। ठीक है ना? अच्छा, यदि इसको अपन बायोट-सेवर्ट लॉ से भी देखें, तो बायोट-सेवर्ट लॉ से जब अपन ने डिराइव किया था तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, मतलब DL में अपनी जो हुई थी यहाँ पर ये वाली पूरी की पूरी लेंथ आई थी। तो पहले इसको डेवलप कर देते हैं, फिर इसके हिसाब से नहीं होगा तो उसको भी डेवलप करेंगे, डोंट वरी। चलिए, तो म्यू नॉट I अपॉन 2R यहाँ पे अपन पुट करते हैं बेटा। देखो तो एक रेडियन के लिए कितना हो गया? म्यू नॉट I अपॉन 2R मल्टीप्लाइड बाई कितना? 1 अपॉन 2 पाई। हाँ होगा कि नहीं होगा? अरे 2R था बेटा, सॉरी। हाँ, मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन कितना? 2 पाई। कितने रेडियन के लिए? एक रेडियन के लिए। चलो ठीक है, अब अपने पास बेटा थीटा रेडियन है, क्योंकि ये तो एक रेडियन का है ना। अपने पास कोई भी रेडियन दे दे, 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी दे दे, तो थीटा रेडियन के लिए जो कोण बनेगा, बोलो कितना बनेगा? म्यू नॉट I अपॉन 2R मल्टीप्लाई बाई थीटा बाई कितना? 2 पाई। बोलो, आ गया समझ में? तो म्यू नॉट I अपॉन 2R मल्टीप्लाई बाई थीटा बाई 2 पाई, ये हमारे पास थीटा रेडियन के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई। बोलो, आ गई कि नहीं आई? क्या प्रॉब्लम है? काय को होगा? नहीं होगा। हाँ, कॉस साइन तो अपन पहले लगा चुके हैं ना भाई। ये पूरे वृत्त के कारण, पूरे वृत्ताकार लूप के कारण, वृत्ताकार लूप की लंबाई यानी कि 2 पाई R लेंथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी है। अभी मैंने कोण के फॉर्म में डेवलप किया है। बोलो हाँ या ना? अभी मैंने किसके लिए डेवलप किया है? कोण के लिए डेवलप किया है। तो कोण की फॉर्म में मैंने थीटा के लिए इसको खेल दिया है। तो
थीटा रेडियन के लिए आपको यदि बोल दिया जाए कि अगर थीटा रेडियन के लिए बोल दिया गया कि इतना कोण बन रहा है थीटा, तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। बोलो आ गया समझ में कि नहीं आया? हाँ या ना? फायदा भी तो इससे, कोई भी वृत्ताकार आपके पास आर्क दिया है, चाप दिया है, कोई भी कोण दिया, सर्कल नहीं दिया, सर्कल नहीं दिया, तो क्या करोगे, सूत्र लगा दोगे ये वाला। बोलो क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहां पर इस सूत्र को लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या यहां पर इस सूत्र को लगाने से अपने पास आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक तो मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी है कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिख जाए जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आपको मिल रहा है, तो आंख मूंद करके आंसर कितना होगा, 0। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आंसर आपको 0 रखना है। अब आइए देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहां से हमें कितनी मिल रही है। रफ करता हूं इसको। बोलो भाई B1, ओए इधर देखो भाई B1, हाँ देखो बेटा म्यू नॉट, बोलो कितना, I2, म्यू नॉट कितना, ऊपर वाला, हाँ यार सही बोल रहा है, म्यू नॉट कितना अपॉन कितना 2R, हाँ वही ठीक है। तो म्यू नॉट I अपॉन 2R है ना, इनटू भैया ऊपर वाला कोण कितना बन रहा है, देख भाई 2 पाई माइनस थीटा बन रहा कि नहीं बन रहा भाई। नीचे वाला कोण अगर थीटा है तो ऊपर वाला कोण कितना बनेगा, 2 पाई माइनस थीटा। ऊपर वाला जो कोण बन गया अपने पास 2 पाई माइनस थीटा बन गया, अपॉन कितना हो गया 2 पाई, अपॉन कितना हो गया 2 पाई। फिर से बता देता हूं, देखो बी का फॉर्मूला थीटा कोण के लिए म्यू नॉट I अपॉन 2R इंटू थीटा बाई 2 पाई। तो यहां पर आ जाएगा अपने पास म्यू नॉट, म्यू की जगह म्यू नॉट, यहाँ पे 2R, I की जगह कितना है, करंट कितनी है I1, हाँ कोण कितना लगा रहा है ये 2 पाई माइनस थीटा, अपॉन में कितना ये वाला, बोलो हाँ या ना, प्लस B2 निकालते हैं, म्यू नॉट I2 अपॉन कितना 2R, ये तो सादा चलता रहेगा, इनटू थीटा अपॉन कितना 2 पाई, थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है ना। अच्छा B म्यू नॉट I ये हो गया है। अब यदि मैं इसको ओपन कर भी रहा हूं तो मेरे पास L की रिलेशनशिप आ नहीं रही है, मतलब मैं फंस रहा हूं। क्यों फंस रहा हूं बच्चों, समझो। पूरी पिक्चर में L1 और L2 है, बोलो हाँ या ना, पूरी पिक्चर में क्या है, मगर यहां पर इस पिक्चर में L1 और L2 नहीं है, नहीं है ना बेटा, मतलब ये चीज़ हमारे काम की नहीं है। अब हम L1 और L2 को लाने का प्रयास करते हैं, चलो। बट अपने काम का ये चीज़ आप नोट करना, इसको चाहो तो नोट कर लो ये वाला पार्ट, और ये मैं भूलने ना भूलूं इसके लिए मैंने लिख लिया I1 L1 बराबर बोलो I2 L2, ये मेरे काम का है तो मैंने यहाँ लिख लिया। चलें आगे बढ़ें, इसको ले लो भाई, फोटो ले लो इसका, चलें आगे बढ़ें, चलो चलो ठीक है। अब देखो बेटा पिछले बार ये हमने देखा, समझो समझो भैया, बाहर मत जाओ, बहुत काम की चीज़ है यार, डिफिकल्ट है, फंस रहे हैं अपन। बी की वैल्यू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर, ये पूर्ण वृत्ताकार लूप के कारण 2R वृत्ताकार लूप के कारण थी कि नहीं थी, वृत्ताकार लूप की लंबाई क्या होती है 2 पाई आर, मतलब 2 पाई आर लंबाई की वजह से 2 पाई आर लंबाई का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना आ रहा है, म्यू नॉट I अपॉन 2R, बोलो हाँ। तो एकांक लंबाई का चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू 2 यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर होगा। एकांक लंबाई का, एकांक लंबाई का चुंबकीय क्षेत्र हो गया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब भैया L लंबाई का चुंबकीय क्षेत्र, अगर भाई आपने एकांक लंबाई का निकाला है तो L भी तो निकालने का अधिकार है आपको, तो L का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब म्यू नॉट I इंटू L अपॉन 4 पाई, सही है, बिल्कुल सही है। अब अपने पास दो लंबाइयां हैं, एक है L1 और एक है L2, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो गया बोलो B1 प्लस B2। तो भैया B1 मतलब कि L1 लंबाई और B2 मतलब कितनी L2 लंबाई, तो B1 का मतलब ले लिखता हूं भाई म्यू नॉट I1 L1, बोलो म्यू नॉट I1 L1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट I2 L2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, बोलो बच्चों हाँ या ना। म्यू नॉट I1 L1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, I2 L2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर में कॉमन ले लूं, बोलो हाँ।
I1 L1 और I2 L2 बोलो क्या हो गए, जुड़ जाएंगे, बोलो ऐसा नो। अब आ जाओ भाई पॉइंट की बात पे, अभी तो सर ने आपको जोड़ करके दिखाया है। अब देखिए ये वाला पार्ट इधर जा रहा है, बोलो हाँ, जुई, हाँ या ना। या वैसा देखा जाए तो इस वाले पार्ट में नीचे जा रही है, बोलो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ, बाहर। और इस वाले का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ, तो एक चुंबकीय क्षेत्र बाहर है, एक चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो एक को अगर धनात्मक लोगे तो एक को क्या लोगे, ऋणात्मक। तो अगर आप B1 को धनात्मक मान रहे हो तो सही मायनों में B2 क्या होगा, तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए कि माइनस आना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं जुड़ रही हैं या घट रही हैं, क्योंकि एक बाहर है और एक यहाँ पे क्या लाऊं, बोलो पक्का, डाउट तो नहीं है। ये माइनस तो यहाँ पे भी क्या आएगा, और I1 L1 I2 L2 के बीच में क्या आएगा। और ये देखो यहाँ पे क्या प्रूफ किया था, जो I1 L1 है वही क्या है, दोनों लड़ मरे, आंसर कितना, 0 आया समझ में। तो ये L लंबाई को लेकर के नोट कर लो, बहुत शानदार वाली चीज़ डेवलप हो चुकी है। इस तरीके से किसी भी प्रकार का लूप होगा, क्योंकि I1 L1 बराबर I2 L2 हो गया, उसका चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0। नोट करिए प्लीज। अब अपन को मैक्सवेल और उसके नियम से नहीं जाना, उटपटांग क्या नाम था वो, लाप्लास। कहाँ लिखा है ऐसा, देखना जरा, बताना। मैंने तो बायोट सेवर्टी लगाया है। सर इसके लिए जरूरी है जितनी लंबाई ऊपर वाली उतनी नीचे वाली, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई साहब। हमने क्या बराबर बराबर ली क्या, बिल्कुल नहीं ली। कुछ भी लंबाई ले लो, भले ये इतना छोटा सा रहे और ये इतना बड़ा सा रहे, लो इसको यहां कनेक्ट कर दो तुम एकदम, ये लो यहां कनेक्ट कर दो, तब भी क्या होगा, I1 L1 बराबर I2 L2। समझ में आया, सर जितना चुंबकीय क्षेत्र ऊपर का निकलेगा हाँ उतना थोड़ी नीचे का बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अरे भाई साहब देखिए ना, आप सुनिए ना, I1 L1 बराबर I2 L2, क्योंकि रिलेशनशिप केवल धारा पे नहीं है, जिम्मेदारी किसके साथ है, लंबाई के साथ भी है। समझ में आ रहा है, लंबाई के साथ भी, करंट भी तो कम ज़्यादा हो रही है भाई। जब क्षेत्र निकलता है तो क्या होता है, BIL sin थीटा। थोड़ा फोकस करना, तुम्हारा सवाल है उस पर फोकस करना, क्षेत्र की बात हो रही है। हाँ, विद्युत क्षेत्र DB F इक्वल टू IDL sin थीटा अपॉन R², याद आया। किस पे निर्भर करता है, I पे और L पे, I पे और L पे। अब ध्यान से देखो यहाँ हो क्या रहा है, जो तुम्हारा सवाल है उसका जवाब है ये। I1 L1 बराबर I2 L2, मतलब I और L का गुणनफल क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, बोलो हाँ। मतलब I प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, L। मतलब जो लंबा एरिया होगा, जो लंबी तार होगी उस पर धारा क्या होगी, कम। ले हिसाब बराबर हो गया। अब जो आप सोच रहे हो सर वो तो बड़ा होगा, तो वो तो बड़ा होगा तो उसकी लंबाई का क्षेत्र तीव्रता जाना होनी चाहिए। अरे भाई आपने लंबाई तो बढ़ा दी मगर धारा की वैल्यू क्या कर दी, कम कर दी। धारा की वैल्यू क्या कर दी, क्योंकि लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध भी तो बढ़ गया, R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू L। तो R बढ़ा और I बराबर V अपॉन R। तो जितना इधर यहाँ K गुना प्रतिरोध हो गया, उतना K गुना यहाँ प्रतिरोध होने से K गुना कम क्या हो गई, करंट। समझ में आया। इसलिए जिम्मेदारी केवल L के ऊपर नहीं है, जिम्मेदारी I और L के दोनों ऊपर दोनों है। गहरी बात आपने पूछी है, लंबी बात है, आपका डाउट है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। हाँ जी, तीसरा खाली स्थान, बायोट सेवर्ट के नियम को लाप्लास का नियम भी कहते हैं भाई, याद कर लो, है ना। एक नई चीज मिल गई भाई साहब, बायोट सेवर्ट के नियम को क्या बोलते हैं, लाप्लास का नियम। चलो अच्छा है, कम से कम अब ये धमकाने में काम में आएगा। बता लाप्लास का नियम क्या है, ढूंढ बेटा। बायोट सेवर्ट हर कोई जानता है, और आप पूछो लाप्लास का नियम क्या है। लाप्लास का नियम पढ़े हो चुंबकीय क्षेत्र में? यही मतलब अपना जो चैप्टर है, लाप्लास नहीं था, गाउस था, गॉस था, गॉस गॉस गोई गॉस गॉस, लाप्लास का फुफेरा लड़का गॉस।
ठीक है ना। हाँ तो लुक नोट करो, आ गया समझ में ना, है ना। याद रखना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं अलग अलग हैं, इसलिए माइनस आया है, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। इसके बाद कौन सा पूछ रहे हो? चौथा, तीसरा, दूसरा, अच्छा। रफ कर दूं इसको? ये थीटा वाले से जो डेरिवेशन आया है वो किसी भी चाप के लिए काउंट करेगा। अपन यहां पे इसलिए फेल हो गया क्योंकि इसमें एल लंबाई नहीं है ना जी। हाँ हालांकि 10वीं क्लास के फॉर्मूले से आर के चाप की लंबाई हो 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 से बदल सकते हैं, इसको अपन एल ला सकते हैं वहाँ पे, है ना। बट उतनी मेहनत कौन करे, इससे अच्छा वो वाला जिंदाबाद अपना साइड वाला। चलो अगला टॉपिक लिखो, वेग निर्धारक। क्वेश्चन नंबर जो आपका चौथा है, चौथा एक कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है। हाँ वो बता रहा हूं ना, पहले चौथा बता दूं, छोटा सा है। चौथा वाला है वेग निर्धारक। रफ करूं ये? वेग निर्धारक एक डिवाइस, एक युक्ति है जिससे आप वेग निर्धारित करते हो। अब थोड़ा इधर ध्यान देना, देखो साथ दो इधर। बेटा ये मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र है, बोलो हाँ। चुंबकीय क्षेत्र कैसा दिख रहा है? बोलो लंबवत अंदर की ओर। ये चुंबकीय क्षेत्र है मेरे पास। हाथ कहाँ गया? ये है लेफ्ट हैंड हाथ। चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर है, बोलो हाँ। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर है। अब इसमें यदि कोई धनावेश या कोई धनावेश चार्ज जो है वो यदि इधर की ओर गतिमान हो, इधर की ओर गतिमान हो v वेग से, कितने वेग से? बोलो इस पे लगने वाला बल कहाँ होगा? ऊपर की ओर होगा। ये चुंबकीय बल है, यानी F मैग्नेटिक। क्या है F? इसी चुंबकीय क्षेत्र में मैंने ऊपर की ओर से नीचे की तरफ एक प्लेट लगा रखी है, प्लस और मतलब मैंने शानदार वाला विद्युत क्षेत्र डेवलप कर रखा है E। बोलो यस। तो आपको पता है कि अगर Q आवेश यहां पर है और Q आवेश पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र E है, तो F बराबर क्या होता है? विद्युत बल। हाँ या ना? F बराबर QE मतलब विद्युत बल। तो विद्युत बल कहां लगेगा? बोलो धनावेश से ऋणावेश की तरफ, क्योंकि F की दिशा बराबर E की दिशा, धनावेश के लिए दिशाएं बराबर होती हैं। तो ये देखिए इस पर लग गया F बराबर QE। यस और लो। संतुलन की स्थिति में जब ये बल आप इस बल के बराबर कर दोगे, कैसे कर दोगे? ई को मिलाते जाना, बढ़ाते जाना, टिक 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 टिक। अगर ई ज्यादा होगा तो नीचे भगेगा, अगर बी ज्यादा होगा तो ऊपर भगेगा। जब ई और बी बिल्कुल बराबर हो जाएंगे तो ये बिल्कुल सटाक बीचों बीच से निकलेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? अरे जब इधर का बल और इधर का बल बराबर हो जाएगा तो सीधी लाइन में नहीं निकलेगा वो। अच्छा देख लो आप, यदि यकीन नहीं है, चुंबकीय बल कहाँ लग रहा है? विद्युत बल कहाँ लग रहा है? तो साम्य अवस्था में चुंबकीय बल और विद्युत बल क्या हो जाएंगे? यस। तो उस समय आप चुंबकीय बल को विद्युत बल के बराबर कर लीजिए, Fm बराबर Fe, विद्युत बल बराबर चुंबकीय बल। हाँ या ना?
चलिए एफ एम चुंबकीय बल क्या पढ़ा रखा है, क्यू वी बी साइन थीटा, साइन 90 है, लिखने की जरूरत है कि नहीं है। तो एफ एम बराबर क्यू वी बी बराबर कितना, क्यू इंटू क्यू से क्यू, वेलोसिटी बराबर ई अपॉन बी। समझ गए। तो चुनी हुई जो आपकी वेलोसिटी होगी वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के बराबर होगी। समझ में आया। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर, और हिंदी में बोलते हैं वेग निर्धारक। क्या बोलते हैं, वेग निर्धारक। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिग्दर्शिका शिवलाल का क्वेश्चन नंबर 4। विभिन्न वेग से गतिमान आवेशित कणों में एक निश्चित वेग के कणों का चयन करने के लिए विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र ई तथा बी की शर्त को ज्ञात कीजिए। ई और बी की क्या शर्त होगी। बेटा डायग्राम जरूर बना लेना, उसमें डायग्राम नहीं बना है कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटा ऊपर की तरफ विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ लगेगा मिश्रा जी, जिसकी वजह से चुंबकीय बल ऊपर की तरफ, विद्युत क्षेत्र मैंने ऊपर से नीचे लगा दिया तो विद्युत बल नीचे की तरफ। साम्यावस्था में दोनों बल क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए, और एक दूसरे के बराबर हो गए बेटा तो हम वेग निकाल सकते हैं कण का वेग क्या होगा, ई अपॉन बी। जब मैं आपको विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा प्रकाश का वेग निकालने का फॉर्मूला, सी बराबर ई नॉट अपॉन बी नॉट। ई नॉट क्या है, निर्वात का चुंबकीय विद्युत क्षेत्र, और बी नॉट क्या है, निर्वात का चुंबकीय क्षेत्र। समझ गए ना। अभी भी इसको लिख करके भूल जाओ, इस पर अभी कोई बात नहीं होगी, बात इस पे होगी। हाँ बेटा प्लस चार्ज है। अब आप कहोगे सर माइनस चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा बेटा राजा, देखो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर माइनस चार्ज होगा तो विद्युत बल माइनस में आ जाएगा, चुंबकीय बल माइनस में आ जाएगा, तो जो ऊपर लग रहा था वो कहाँ लगेगा, और जो विद्युत बल है जो नीचे लग रहा था वो कहाँ लगेगा। तो चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, दोनों के लिए ये नियम सत्य है। बोलो हाँ, कोई डाउट है इस बात में क्या। हाँ, गतिमान आवेशित कणों में एक निश्चित वेग के कणों का चयन करने के लिए कण पर लगने वाले विद्युत बल तथा चुंबकीय बल परिमाण में एक दूसरे के बराबर और विपरीत होने चाहिए, अर्थात क्यू ई बराबर क्यू वी बी, वी बराबर ई अपॉन बी। अतः वेग के आवेशित कणों का चयन करने के लिए ई अपॉन बी के बराबर होने चाहिए, जहाँ वी वेग है, बी चुंबकीय क्षेत्र है और ई विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। हाँ जी ठीक है, सब तो लंबवत है। अब एक बार आप पढ़ लो भाई, वो लिखा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज पूछ लो। महाराज बड़े शांत बैठे हो, क्या बात है, रिवीजन नहीं करा क्या, पढ़ के आए हो, थोड़ा और दम लगाओ, ठीक है ना। डन। चलो भाई अगला क्वेश्चन हो जाए, दूसरा क्वेश्चन, चौथा की दूसरा ही है, लास्ट। एग्जाम मास्टर किसके पास है यार, हाँ एग्जाम मास्टर तुम्हारे पास है, किसी को दिया मैंने एग्जाम मास्टर। हाँ एग्जाम मास्टर बेटा इसका पीडीएफ फोटो भेज के दे देना, वैसे डाला है पीडीएफ ग्रुप में ना, इसी ग्रुप में डाला हुआ है, देख लेना। अरे डाला है, चलो नहीं डाला तो हम डाल देंगे, है ना। तो कल अपन पढ़ेंगे, कल अपना एग्जाम मास्टर रहेगा, और मतलब एग्जाम मास्टर पूरा बन जाएगा आप लोगों से, तो एग्जाम मास्टर का पीडीएफ आ जाएगा, कल अपन इसको स्टार्ट कर देंगे। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दो वृत्ताकार कुंडलियां जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या a है, दो वृत्ताकार कुंडलियां जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या क्या है, a। तो ये वाली त्रिज्या भी a ले लो भाई साहब, ये वाली त्रिज्या भी a ले लो। फेरों की संख्या, प्रत्येक में फेरों की संख्या n है, इसमें n फेरे लपेट दो, इसमें भी n फेरे लपेट दो, बन गई जलेबी। दोनों एक दूसरे से समानांतर b दूरी पर रखी है, दोनों के केंद्रों की दूरी कितनी है बच्चों, b दूरी रखी हुई है, तथा इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर दोनों कुंडलियों में समान धारा I प्रवाहित की जा रही है। बेटा इस पे भी धारा कितनी चल रही है, और ऊपर से कनेक्शन करके यहाँ ले आए हैं तो इस पे भी धारा कितनी चल रही है, I। दोनों में समान धाराएं प्रवाहित की जा रही हैं। कह रहा है कि एक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। चलो इस पे ज्ञात करते हैं। ये कुंडली नंबर 1 है तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या मान लो, B1। क्या मान लो, या अपन को इस देखो अपन को निकालना है इस पर, तो B नेट, इस कुंडली पर मिलने वाला चुंबकीय क्षेत्र इसके केंद्र पर B नेट, B
नेट इसलिए मैंने कहा क्योंकि कुछ चुंबकीय क्षेत्र इसका होगा और कुछ क्या होगा इसका। बी नेट, एक तो B1 अपना खुद फेंकेगा, बोलो हाँ फेंकेगा, और दूसरा B2 इस कॉइल का खुद का, बोलो हाँ। ये कॉइल कैसी है, वृत्ताकार है कि ना है। वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2R। तो भैया म्यू नॉट I अपॉन 2R यानी कि 2A इसका खुद का हो गया, बोलो हाँ। धारा भी आई जा रही है। अब देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये इसके अक्ष में है कि नहीं है, और अक्ष में कितनी दूरी पर, B दूरी पर, यस और नो। तो वही जो मैंने फॉर्मूला निकलवाया था, याद करो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई म्यू नॉट NI A स्क्वायर अपॉन 2 A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना 3/2। पन्ने पलटो निकालो, देखो जल्दी से क्या लिखाया था। हाँ म्यू नॉट, अरे भैया धारा फेरे कितने हैं, N है, सम्मान करो फेरों का। म्यू नॉट NI A स्क्वायर, बोलो हाँ, अपॉन 2 पाई तो इसमें आते ही नहीं था, गायब हो जाता था। 2 क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो रेडियस A है तो कितना A स्क्वायर, और ये वाली दूरी क्या है B स्क्वायर की होल पावर कितना, बोलो आ गया समझ में। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, आंसर ये नोट कर लो। क्यों हो जाएगा, क्यों, अरे ये कैसा सवाल हो भाई, केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र 0 क्यों नहीं हो, कैसे हो जाएगा बेटा। ये अलग था, ये अलग है, वो अलग सिस्टम था। क्या बात कर रहे हो भाई, वो बंद लूप था और ये दोनों अलग अलग कुंडलियां हैं, वो एक में ही मिल रहा था चुंबकीय क्षेत्र 0। ये इसका ये अलग रखी है। हाँ तो आया ना अकेले का, हाँ बहुत अलग है बेटा। अरे धारा विपरीत, अरे सुनो सुनो मेरी बात, अरे वो क्वेश्चन ये लगे क्यों इसको उससे रिलेट कर रहे हो, वो सिंगल लूप है यार, वो सिंगल लूप है। ये देखो ये एक ही लूप में धारा गई, धारा वहां से वापस आई, बोलो हाँ। कुछ धारा इधर से जाएगी और कुछ धारा इधर से जाएगी। ये एक लूप में धारा थोड़ा ना टूट रही है, ये तो दो अलग अलग क्षेत्र जुड़ रहे हैं बेटा। हाँ तो क्या दिक्कत है, बस इतना आएगा, इतना आएगा अकेले का, बस हाँ इतना ही आएगा अकेले का। अब इसका जुड़ गया ना। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मैं तुमसे अगर एक धारावाहिक कॉइल लेता और मैं तुमसे बोलता B दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ, बोलो क्या बताते, ये होता कि नहीं होता। अब यहां पर दूसरी कॉइल बिठा दी है, बोलो हाँ। यहां पर दूसरी कॉइल बिठा दी है, सेम डायरेक्शन में धारा जा रही है, बोलो हाँ। सेम डायरेक्शन में धारा जा रही है, अब ध्यान से देखना, सेम डायरेक्शन में धारा जा रही है। ये वाली कॉइल में भी धारा ऐसी जा रही थी, बोलो हाँ। तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा कि नहीं होगा, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। अब दूसरी कुंडली ये बैठी हुई है, ये इसके अक्ष में होगा। अब दूसरे में भी कुंडली ऐसी बैठी हुई है और धारा की दिशा समान है, हाँ या ना, बोलो क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर, हाँ या ना। तो दोनों जुड़ जाएंगे कि घट जाएंगे, क्षेत्र समान है ना, ठीक है ना। हाँ आप कहोगे सर घट जाए, तो उसके लिए इसमें धारा विपरीत कर दो, तब यहाँ प्लस ना आके यहाँ पे क्या आएगा, मगर अभी धारा समान है तो क्या आएगा, चलो नोट कर लो। अब जो बच्चा ये क्लास में नहीं आ रहा उनके लिए ये वीडियोस किसी काम के नहीं है। इतने कॉम्प्लेक्स डायग्राम, इतना ज़्यादा ये गूढ़ विषय है कि आप बैठ रहे हो और हर डे बाय डे प्रैक्टिस कर रहे हो, तब ये काम का है। बोलो अब आप मुझे अपनी जगह सोच करके बताओ कि आपने सीधे लिख दिया, उसमें टाइप कर दिया न्यूमेरिकल बाय लोकेश सर और सीधे ये वीडियो को खोला, कुछ समझ में आएगा क्या? ना आपको ये पता ना आपको वो पता, और सीधे कहो न्यूमेरिकल बन जाएगा, कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल करना संभव नहीं है बच्चों, पहले आपको चैप्टर करना पड़ेगा, उसके बाद न्यूमेरिकल आपको बन रहे हैं। चलो भाई, तो आज कल लंका दहन हो गया, आज रावण दहन हो गया चैप्टर का, ठीक ना। कल एग्जाम मास्टर के थोड़े बहुत क्वेश्चन जो हैं, एग्जाम मास्टर की फ़ोटो डाल दो यार, कोई फ़ोटो खींच करके आप लोग, मैं PDF होगा तो शेयर कर दूंगा,
होना चाहिए वैसे। विक्षेप, विक्षेप मतलब कोण। हाँ, अपनी मूल स्थिति से भ्रमित होना, विक्षेपित हो जाना, ये जो कोण बनता है इसको विक्षेप कोण बोलते हैं। चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।